बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उनके साथ करीब 63 मंत्री भी शपथ लेंगे। खबर यह है कि 63 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कई बड़े चेहरे जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं वो, और इस बार खास बात यह है कि कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उसमें एक बड़ा नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी है। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू भी शपथ ले सकते हैं, हालांकि चुनाव हार गए। यूपी से मोदी मंत्रिमंडल में 8 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। तो कई चेहरे, कई बड़े नाम आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जितिन प्रसाद जो पीलीभीत से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी शपथ लेंगे केंद्रीय मंत्री के रूप में। एसपी सिंह बघेल जो आगरा से सांसद चुनकर आए हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो भी शपथ लेंगे। हरियाणा से 3 चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल रही है, जिसमें मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। हम लगातार आपको ग्राफिक्स भी दिखाते रहेंगे कि कौन कौन से चेहरे हैं, लेकिन इसी के साथ हम चर्चा भी करेंगे नए मंत्रिमंडल को लेकर, नई सरकार को लेकर, एनडीए की सरकार को लेकर, मोदी सरकार 3.0 को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू नासिर जी, थैंक यू सर। सबसे पहली प्रतिक्रिया, आज एक बार फिर से देश नई सरकार देखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जो नाम इस वक्त चल रहे हैं चर्चाओं में कि ये मंत्री बन सकते हैं, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को कह सकते हैं कि इससे पहले मोदी सरकार की बात होती थी, लेकिन इस बार एनडीए सरकार को लेकर ज्यादा चर्चा है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस आने वाली नई सरकार को? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी 4 घंटे का वक्त है, 7:15 बजे के करीब ओथ होनी है। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं। चौंकाने वाले इन सेंस की पिछली कैबिनेट ड्रॉप नहीं हुआ है जी। राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमन हैं, एस जयशंकर हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, यानी जो सभी महत्वपूर्ण मंत्री थे वो सभी लग रहा है कि वो सूची में आएंगे। और जो प्रधानमंत्री के यहाँ जो चाय का न्योता मिला वहां वो सभी पहुंचे हुए थे जी। जो चौंकाने वाले नाम जो हटने हैं उनमें जो सबसे ज्यादा तो अनुराग ठाकुर हैं, जो हिमाचल प्रदेश से, उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, ना ही वो चाय पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उनका नाम जो है इसमें से कट गया है, ऐसा लगता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो स्मृति ईरानी हालांकि चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद आप देख रहे हो कि रवनीत बिट्टू को जगह मिली है। शायद जो तमिलनाडु के अन्नामलाई हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी मुझे लगा कि शायद वो बैठे हुए थे, वो जो शॉट्स आ रहे थे उसमें। तो इस तरह से, लेकिन स्मृति ईरानी को इस बार मौका नहीं मिला, ये एक जो संभावना चल रही थी उसके विपरीत है। और इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जो सबसे ज्यादा नई एंट्री आप मान सकते हैं, और उनका हक बनता था, बहुत बड़े मार्जिन से आए, उनको वहां पर स्थान भी नहीं मिला मध्य प्रदेश में, जबकि वो मंत्री थे और उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव जीती थी। तो उनका एक तरह से अधिकार बनता था, तो उनको कैबिनेट मंत्री बनेंगे निश्चित ही किसी अच्छे मंत्रालय के साथ। अब बात हरियाणा की करें तो हरियाणा को खूब जगह मिली है, और 5 एमपी में से आप सोचिए, अगर हम स्ट्राइक रेट, आजकल एक बहुत शब्द चलता है, बिल्कुल वो मुझे लगता है कि हरियाणा नंबर 1 पे होगा अगर बीजेपी एमपीज की बात करोगे आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से। मतलब ऐसे तो एक एमपी वाले भी बना दिए जी, लेकिन एलाइज में से, लेकिन बीजेपी में अगर किसी भी प्रदेश में देखिए 5 सीटें आई, 5 में से 3 मंत्री बन गए। तो वो पहले से भी थे जी, इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री थे, लेकिन दोनों ही एक स्वतंत्र प्रभार के साथ और एक बिना स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे। और मनोहर लाल जी, इससे ये साफ हुआ कि हालांकि प्रदेश में उनको चेंज किया, उसके बाद लोकसभा में प्रत्याशित नतीजे भी नहीं आए, और बहुत सारे लोग उन्हीं को उसका दोष दे रहे थे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन इसके बावजूद उनको अगर
कैबिनेट मंत्री के तौर पे ही आएंगे, वो कोई राज्य मंत्री के तौर पे तो आएंगे नहीं। तो उनको अगर स्थान मिला है तो इट मीन्स कि हाईकमान में उनका जो पकड़ है, जो उनका संबंध है प्रधानमंत्री से, वो बहुत अच्छे हैं या मजबूत हैं। मिनी मोदी कहते थे, आपको याद होगा जब वो जी यहाँ बने थे। तो हरियाणा में कास्ट बैलेंस के हिसाब से, क्योंकि अहिरवाल में आप देखिए राव दान सिंह जो चुनाव हारे, वो महेंद्रगढ़ में उनको बढ़त नहीं मिल पाई जो अहीर बैच थी तब भी। जी और हम सब जानते हैं कि राव इंद्रजीत और राव दान सिंह के बीच 36 का आंकड़ा हो गया था। एक जमाने में वो उन्हीं के समर्थक थे, बाद में नड्डा साहब से नजदीकी हो गई राव दान सिंह की, और राव इंद्रजीत उनके बहुत ज्यादा उनसे खफा रहे। तो ये समझा जाता है कि वहां जो सीट निकली भिवानी वाली, उनकी उनकी भूमिका राव इंद्रजीत की रही। तो उस पूरी बेल्ट की जो बात हम करते हैं, जो दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं, इसमें गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और एक तरह से कृष्णपाल गुर्जर की दक्षिण हरियाणा फरीदाबाद सीट है। तो देखा जाए तो इस बार बहुत चर्चा थी कि धर्मवीर सिंह को जगह मिलेगी, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई। वो तीसरी बार वो भी जीते। और नवीन जिंदल तो अभी पार्टी में नए नए आए थे, हालांकि वो भी सीनियर एमपी थे। तो वही दो छोड़े गए, और वो छोड़ने की नहीं सर, वजह अब भी नए साफ है। नए देखिए आने की बात हो तो पंजाब से जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू का आपने नाम लिया बिट्टू कि नए नए शामिल हुए जी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, और चुनाव भी हार गए, तो क्या पंजाब को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनका नाम है? क्या इससे देखिए बचा भी निश्चित जा तौर पे सकता वैसे था, तो अगर हम ना भी सिख शामिल चेहरे की करते तो? बात करें तो हरदीप पुरी तो थे। हाँ। एक सिख चेहरा, तो वो दोबारा मंत्री आ रहे हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि हरदीप पुरी क्योंकि उस तरह से जमीनी नेता नहीं रहे, जी और राज्य से वो ब्यूरोक्रेट थे, आप जानते हैं फॉरेन सर्विस में थे पहले। और हालांकि बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे वो पहले, उनके पास पेट्रोलियम भी रहा, शहरी विकास रहा। तो मोटी बात यह है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग नए लिए उनमें से सभी चुनाव हारे, लेकिन उनमें से बिट्टू को, क्योंकि बेअंत सिंह का एक परिवार जी का एक व्यक्ति उनके पास है, इसलिए वो शायद उनको मौका दिया। पंजाब में आगे चाहती है भारतीय जनता पार्टी के अपनी जड़ें मजबूत करनी, लेकिन नो डाउट वो एक ऐसा नाम है जो सरप्राइजिंग नाम है, जो चौंकाने वाला आप कह सकते हो। क्योंकि पंजाब से, जैसे मैंने कहा, अगर सिख चेहरे की बात की तो हरदीप पुरी वो कमी पूरी कर ही रहे थे, उसके बावजूद उनको लिया गया है। तो इसका मतलब पंजाब में जो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है अपने दम पर लड़कर, वो आगे जो अलायंस वाली बात है, जो लोग कई कहते हैं होगा, फिलहाल वो लगता है उसकी राह पे नहीं जाएंगे। क्योंकि बिट्टू जब आए भी थे, अगर आपको याद हो, तब भी बिट्टू ने ये बात कही थी कि भाई अगर अलायंस होता तो मैं नहीं आता, ठीक। अगर अगर अकाली दल से अलायंस होता। तो इट मीन्स कि शायद ये पंजाब अपने दम पर वो चाहते हैं। और एक सिख चेहरा, आप जानते हैं एक जमाने में सिद्धू, जो सिद्धू अकाली अपने भारतीय जनता पार्टी में थे, अमृतसर से जीते भी, और लेकिन उस तरह से वो प्रोजेक्ट नहीं हुए, और बाद में वो कांग्रेस में चले गए। लेकिन अब उस एक से चेहरा उनको चाहिए था। हालांकि सुनील जाखड़ जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह भी हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह की आयु या अन्य कारणों से मुझे लगता है कि बीजेपी ने बिट्टू को तरजीह दी, और वो बिट्टू को आगे मुख्य चेहरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं पंजाब में। एक एक नाम आपने अनुराग ठाकुर का लिया, तो ऐसा नहीं लगता कि उनको इग्नोर कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए? हालांकि चाय पर जो चर्चा हुई प्रधानमंत्री के साथ, उसमें तस्वीरों में वो नजर नहीं आए, तो क्या कुछ और सोचा जा रहा है अनुराग ठाकुर के लिए? या हो सकता है कि कभी फिर कुछ दिन बाद तब्दीली हो या फिर विस्तार हो तो उसमें उनका नाम आ जाए? देखिए दो बातें। पहली बात तो हर आदमी खैर ये तो चाहता ही है कि साथ के साथ बन जाए, वो भी जी तो कोई अपनी चयन तो नहीं होता। लेकिन ये बात आपकी है कि वो एक बड़ा प्रमुख चेहरा रहे पिछली सरकार में, आईबी मिनिस्टर थे। जी जो चर्चा चल रही है, हालांकि वहां पर मुझे नहीं था, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, चर्चा ये चल रही है कि नड्डा साहब जो है वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो संभवतः ये हो सकता है, क्योंकि हिमाचल में अभी चुनाव भी नहीं है, दूर है चुनाव विधानसभा के। तो हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को संगठन में लाए, संगठन में कोई जिम्मेदारी दें। जी देखिए एक बड़ी बात है, वो नाम ये चल रहे थे कल के भाई नड्डा जी अगर मंत्री बनेंगे, वैसे भी उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो बात चल रही थी भाई धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं, भूपेंद्र यादव हो सकते हैं, शिवराज शिवराज सिंह सिंह चौहान हो चौहान की भी सकते हैं। बात हाँ चली। वो सारे लोग, इवन अमित शाह की बात चली कि बहुत लोग ये कह रहे थे कि अमित शाह के नाम पे आपत्ति है, तो मिनिस्टर से उनको हो सकता है कि एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट हो जाए और पार्टी के दोबारा। लेकिन अभी तक की जो खबर है, देखिए अभी 7:15 बजे तक भी मोदी जी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं।
लेकिन अभी तक की जो खबर है उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं लगी, क्योंकि जी। जो मंत्री कैबिनेट बनेंगे वो तो बनेगा नहीं। हम्म। ये अलग बात है कि वो 1-2 महीने डिले करें और उसके बाद उनमें से ही कोई बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो मंत्री बन रहे हैं, क्योंकि नड्डा साहब का कार्यकाल भी 30 जून तक है, बहुत ज्यादा तो है नहीं। बिल्कुल। अगर नड्डा साहब मंत्री बन जाते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रदेश अध्यक्ष चुनना ही होगा। अब अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान भी बैठे हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री की चाय की चर्चा पे, और भूपेंद्र यादव भी दिख रहे हैं, और नड्डा जी भी दिख रहे हैं, शिवराज चौहान भी दिख रहे हाँ। हैं, तो यही मनोहर लाल जी दिख रहे हैं। मनोहर लाल जी का भी बहुत नाम चल रहा था। बिल्कुल। और तो सर, यही मनोहर नाम लाल थे, जी तो के नाम अगर ये पर सारे मैं नाम आपसे कह सकता हूँ, ये हमें बिल्कुल लग रहा है कि उनको कैबिनेट की रैंक मिले और कोई बड़ा नहीं, पोर्टफोलियो मिल जाएगा, है ना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिल्कुल इसमें कैबिनेट मंत्री तो राव वो वहीं के वहीं रहेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री, क्या लग रहा है आपको, या उनका भी थोड़ा सा प्रमोशन किया जाए? देखिए राव जी नो डाउट सीनियोरिटी से तो है, वो स्वतंत्र प्रभार है वैसे, लेकिन वो चाहेंगे तो जरूर कि कैबिनेट में आए। जी। इनफैक्ट स्वतंत्र प्रभार के तौर पे भी नासिर भाई जो उनको पोर्टफोलियो दे रखा था, जी। वो बस ये नाम का था। आपको मालूम ही है, प्रोग्राम बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग वगैरह रखा था। अगर उनकी तुलना में आप देखें तो राज्य स्वतंत्र प्रभार के तौर पे भी कई लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहे। निर्मला सीतारमण 2014 में जब थी, इंद्रजीत भी मंत्री थे तो उनके पास कॉमर्स था, जी। किसी के पास पेट्रोलियम था, किसी के पास एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट था। तो राव इंद्रजीत को अब देखना होगा कि इस बार उनको कुछ, उनका अगर कैबिनेट नहीं भी बनाते तो राज्य मंत्री के साथ उनको कोई बड़ा चार्ज या चेंज कम से कम चार्ज करते हैं नहीं। क्योंकि देखिए इस समय हरियाणा का एक बात तो साफ हो गई तीनों मंत्री बनने से, कि हरियाणा पे बहुत ज्यादा फोकस इस समय, जो इलेक्शन है बहुत पास है हरियाणा में। झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में आप जानते हैं सबसे पहले चुनाव है, उसके बाद कुछ और राज्यों की है अगले वर्ष, यहाँ तो इसी वर्ष है। और बीजेपी हर हालत में ये चाहेगी कि ये चुनाव जीते, जी। और 5-5 हुआ है अभी, और हरियाणा में लेकिन 5-5 होने के बावजूद सब लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। तो शायद इसलिए मोदी जी ने काफी प्रतिनिधित्व दिया। आगे कभी चेंज भी हो सकते हैं, आगे कभी चुनाव के बाद अगर उन्हें कोई रिशफल करना पड़ा तो जैसे आप कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर बाद में ला सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर को हो सकता है संगठन में कोई जिम्मेदारी दे दें। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये था, मैं थोड़ा सा हरियाणा पर बात करूंगा और इसके अलावा हम कुछ और स्टेट पर भी बात करूंगा। मैं एक और नाम मेरे जहन में आ रहा है, वो है जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आ गए, यूपी में भी कैबिनेट मंत्री हैं वो, और वरुण गांधी का टिकट काटकर उनको दिया गया। सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी चुनाव हार चुके हैं और उनको अब केंद्र में लाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं जितिन प्रसाद को, और फिर दूसरी तरफ वरुण गांधी और मेनका गांधी की राजनीति को? अब आप देखिए दो आदमी ऐसे हैं, एक जितिन प्रसाद और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी। जो कांग्रेस की जो राहुल की टीम थी उसके आकर यहाँ पर बड़ा अच्छा सेट हुई। क्योंकि आप जानते हैं जितिन प्रसाद के पिताजी भी जितेंद्र प्रसाद थे, एक जमाने में जी। चुनाव भी लड़े थे वो, और माधवराव सिंधिया के पुत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये दोनों लोग ही राहुल गांधी की टीम में सदस्य थे। और आप जानते हैं ज्योतिरादित्य मंत्री भी रहे थे यूपीए में मनमोहन जी। सिंह के बिल्कुल। जमाने में। तो ये जो दो लोग हैं जो यूपी में जो लीडरशिप, क्योंकि देखिए यूपी में चाहे सीटें कम आई, बट यूपी से मंत्री तो आने ही थे। बिल्कुल। कैबिनेट में आप देखिए राजनाथ सिंह जी हैं, अनुप्रिया पटेल को लाए हैं, है ना, और उसके अलावा मोदी जी खुद यूपी से हैं, इसलिए मंत्री हैं, तो वो दो लोग हैं। तो एसपी सिंह बघेल हैं, अगर हम बात करें, हाँ, तो पंकज वो चौधरी हैं जी। बड़ा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, और अभी भी वहां से अब देखिए कि जो सांसद आए हैं उत्तर प्रदेश से, उसकी बड़ी संख्या तो है ही, क्योंकि कुल मिला के तो 80 है वहां पर। तो अगर अब 50% भी आए, 50 से भी कम आए वैसे इस बार, लेकिन वो भी एक बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने मंत्री थे, और उसमें जतिन प्रसाद, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि कांग्रेस से आए, अब देखा जाए तो रवनीत बिट्टू भी आप इस श्रेणी में ले सकते हैं, जो ज्योतिरादित्य और उनका रवनीत बिट्टू भी, क्योंकि 3 बार आप जानते हैं जीत चुके हैं, तो आनंदपुर साहब से भी रहे और लुधियाना से भी पिछला चुनाव जीते। तो इसलिए युवा जो है वो लाए हैं उत्तर प्रदेश में, और उनको जब लोकसभा चुनाव लड़ाया था तब भी ये बात चल रही थी कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो केंद्रीय मंत्री बन जी। अच्छा, एक सवाल लेकिन वो राज्य मंत्री, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, आप बात मैं पूरी ये कह रहा था, ये लोग शायद राज्य मंत्री बनेंगे, जो
ये हो गए, और जो नए लोग आए, मतलब केरल से भी कह रहे हैं कि हालांकि मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको फोन किया है, वो कह रहे हैं कि त्रिवेंद्रम से पहुंच रहे हैं दिल्ली। और जो गोपी जो जीते हैं एक सीट जो आई है, और तमिलनाडु से जैसे ठीक मैंने है आपको सर। बताया अन्नामलई का भी नाम चल रहा है, ठीक है शायद सर। वो कहीं भी एमपी, बिल्कुल। तो वो लोग राज्य मंत्री बनेंगे। मैं आता हूं डॉक्टर साहब और आपके पास कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ विशंबर वाल्मीकि जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा में राज्य मंत्री हैं। नमस्कार विशंबर वाल्मीकि जी। जी नमस्कार। जी कैसे हैं आप? मैं और ठीक हूँ पहुंच जी। गए दिल्ली या पहुंचने वाले हैं आप? मैं दिल्ली हरियाणा भवन हूँ, 25 नंबर कमरा। चलिए तो टीवी देख रहे हैं आपको इस इतना वक्त आप, और क्या चल रहा है? आपको इतना पता कोई मंत्री नहीं बताएगा। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत शुभकामनाएं आपको नई सरकार थैंक के यू। लिए। और कैसा दिन आज महसूस हो रहा है आज को आप? देखिए आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, लगातार तीसरी बार इस विश्व के सबसे बड़े नेता जी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेंगे आज शाम को 7:15 बजे। और हमारा भी सौभाग्य है, हम इस शपथ समारोह में मौजूद होंगे। जी। मैं इसके लिए पूरे देश प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशंबर वाल्मीकि जी एक और खुशी की बात हरियाणा के लोगों के लिए ये भी और आपके लिए भी कि आपने काम भी जी किया मनोहर लाल जी के साथ, कि वो भी जी शामिल होने जा रहे हैं कैबिनेट में। जी, ये और भी मेरे लिए बहुत ही गौरव गौरव की बात है। हमारे लगातार 10 साल रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने इस प्रदेश को बहुत आगे तक पहुंचाया है और ऐसा काम करके दिखाया पूरे प्रदेश में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इसके लिए मैं माननीय मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं और सिर्फ नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। विशंबर जी एक बात जी विपक्ष बार बार कह रहा है, इंडिया गठबंधन जी। की बहुत आसान नहीं रहेगा सरकार चलाना इस बार मोदी जी के लिए, एनडीए की सरकार। देखिए विपक्ष के पास तो विपक्षी वाली बात होती है, जब भी तो विपक्ष में बैठते हैं, जब भी तो सभी लोग विपक्ष कहता उनको वो तो कहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अब बहुत यहाँ मजबूत भी हो गया विपक्ष। हरियाणा में भी हमारा गठबंधन था, इसको भी लेकर भी कई बार बातें करते रहते थे और हमारा पूरा चला पूरे दिन, ऐसी बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशंबर वाल्मीकि जी। तो विपक्ष में इसलिए बैठा है, डॉक्टर साहब आप सुन रहे थे कि वो विपक्ष में है और वो कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन इस बार का विपक्ष कितना परेशान करेगा डॉक्टर साहब सरकार को, इसमें कोई शक नहीं है कि मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है। अच्छा कांग्रेस भी काफी मजबूत हुई है और राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना और विपक्ष की जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है वो कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी इस बार देश की राजनीति में? निश्चित ही बहुत बड़ी चुनौती रहेगी मोदी जी के सामने। ऐसा नहीं कि वो उससे निपट नहीं सकते, जी लेकिन चुनौती तो रहेगी। बिल्कुल। आप जानते हैं पहले तो टीज किया जाता था कि विपक्ष का नेता ही नहीं है, हाँ क्योंकि जो संख्या थी उतनी थी नहीं। बिल्कुल। और अब तो कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती है, स्टाफ मिलता है, और मोस्ट लाइकली राहुल गांधी जी उस चुनौती उसको स्वीकार कर ही लेंगे, ऐसा संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सोनिया गांधी जी ने नियुक्ति करना है उनको अब, क्योंकि वो ओवरऑल जो कांग्रेस दल है उसकी अध्यक्ष उन्हें बना ही दिया गया है। तो लोकसभा में जो है वही राहुल गांधी जी की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो बनेंगे, और उनके हौसले तो बुलंद हैं। अभी भी आप देखिए समस्या तो अभी भी आप देखिए एनसीपी में आपस में जो है, एनसीपी आज शामिल नहीं हो पा रही क्योंकि प्रफुल्ल पटेल और जो एक उनके लोकसभा एमपी है जी। उनके बीच जो है सहमति नहीं बन पाई। बीजेपी ने कहा भाई आप अपना सुलझाइए, तो देवेंद्र फडणवीस वहां गए भी। तो अभी धीरे धीरे ये चीजें सामने आती जाएंगी। हालांकि देखिए एक बात आप समझिए कि अभी आमतौर पर जब इस तरह का गठबंधन होता है जैसा इस बार अलायंस बना है, मतलब जहां निर्भरता है, अलायंस तो पहले भी था, पहले निर्भरता नहीं थी 2019 में, तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक सामने नहीं आया है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी नहीं बनी है ना। अभी तक तो यही है कि दिल्ली जो है वो चला लेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये सब चीजें हों। और फिर जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया था चुनाव रिजल्ट से पहले ही बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी अब तब्दीली करनी होगी। निश्चित ही तब्दीली। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कॉमन सिविल कोड की बात है, अब वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा वो कराना, या कोई इस तरह के मुद्दे हैं, मान लीजिए मथुरा काशी पे आगे जोर देने की बात है, या कोई इस तरह की जो फैसले है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा जरूर है, आपको अगर याद हो नासिर, जो वो गए पार्टी कार्यालय में रिजल्ट वाले दिन, तो उस दिन उन्होंने कहा कि बड़े और कड़े फैसले हम करेंगे। बिल्कुल। इसी तरह से जब पार्लियामेंट में भी बोल रहे थे वहां भी उन्होंने काफी लंबा भाषण दिया। लेकिन हम जानते हैं कि अब वो एनडीए की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से मोदी की बात वो करते थे या जिस तरह की बीजेपी की बात होती थी, वो शब्द दोनों उनकी जो स्पीच है उससे लगभग
गायब होने पड़े जी और एनडीए शब्द को बार बार प्रयोग कर। बिल्कुल सर। तो जाहिर सी बात डॉक्टर गुरमीत जी, मैं आपके पास आता हूं लौटकर। हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजीव बिंदल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राजीव बिंदल जी, शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। सरकार बनने जा रही है एनडीए की, पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आज के इस दिन को लेकर। आज देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब तीसरी बार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने देश को विकसित भारत का बनाने का संकल्प लिया है और भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का संकल्प लिया है। प्रत्येक व्यक्ति को और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प लिया है। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने 10 साल में देश को और 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचाया, जिन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा उत्थान और देश के मान सम्मान को लेकर दुनिया में बड़ी शख्सियत के रूप में जिन्होंने काम किया, वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये देश का और हमारा सभी का सौभाग्य है। हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना। राजीव बिंदल जी, जेपी नड्डा जी का भी नाम सामने आ चुका है कि वो भी कैबिनेट में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर जी को लेकर अभी कश्मकश वाली स्थिति है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है। आप शायद दूर कर पाए कुछ। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी संपूर्ण टोली के साथ चर्चा करने के बाद जी जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय शाम को सबके सामने आ जाएगा जी। और सब लोगों को अलग अलग स्थानों पर यथोचित सम्मान और स्थान ये देने का काम हमेशा होता आया है। भारतीय जनता पार्टी में अब कब किसको क्या काम मिलेगा ये निर्धारित उसकी और समय अनुसार किया जाता है। तो किसी के बारे में हम आज ये नहीं कह सकते कि कौन किस स्थान पर काम करेगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो स्थान तय करेगा उसी के ऊपर हमको काम करना। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे डॉक्टर राजीव बिंदल जी, कि कितना आसान लग रहा है इस बार सरकार के लिए, पीएम मोदी के लिए बड़े और कड़े फैसले लेना, जब गठबंधन के साथी सरकार में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हो? तो 2 दिन पहले एनडीए की बैठक सेंट्रल हॉल में हुई और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत जी शायद प्राथमिकताएं वो सारी की सारी गिनाई। हाँ। और वो अपने प्राथमिकताओं के ऊपर अडिग हैं और कामयाब होंगे। कोई भी चीज बाधा बन करके आगे नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया राजीव बिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के नेताओं को पूरा यकीन है और सरकार को भी पूरा यकीन है कि हम जैसा पहले काम करते आए हैं वैसा ही काम करेंगे। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी पहुंच चुके हैं भारत। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और ये सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग तस्वीरें। पड़ोसी राज्यों की अगर बात की जाए, चलिए यहाँ से एक सवाल खड़ा हो जाता है, फिर मैं और भी चर्चा आपसे करूंगा डॉक्टर गुरमीत जी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? पड़ोसी राज्यों को बुलाया गया है और हमेशा से कोशिश रही है कि पड़ोसी राज्य जिस भी देश के होते हैं, तो माफ कीजिए देश जो पड़ोसी देश होते हैं उनको बुलाया जाता है किसी भी तरह के कार्यक्रमों में। लेकिन इस बार पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, पिछली बार पाकिस्तान के नेता आए थे लेकिन इस बार नहीं आए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, बाकी जो भी हमारे और पड़ोसी देश हैं उनको बुलाया गया है। देखिए, जब पहली बार शपथ हुई थी तब नवाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री थे, तो वो आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और तब सार्क जो देश थे उन पर जोर था जी। और उसमें फिर बाद में, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद 19 में तो हमला ही हुआ था, मेरा ख्याल 19 में नहीं आए थे ना, 14 में ही आए थे। जी 14 में, हाँ, क्योंकि 19 में तो पुलवामा वाला, जी बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद तो बुलाने का सवाल। लेकिन इसमें एक और नाम सर मैं जोड़ दूं, उस पर भी आप अपनी विशेष टिप्पणी रखिएगा, मोहम्मद मुइज्जू, मालदीव के साथ जो उतार चढ़ाव रहा। मालदीव, नहीं देखिए, मालदीव, क्योंकि मालदीव के साथ पीछे संबंध खराब रहे और
चाइना जो है वो इन इंटरेस्ट लेता है इन सारे देशों में, चाहे श्रीलंका हो, लेकिन आप देख रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भी आए हैं, मालदीव के राष्ट्रपति, तो वो मोदी जी की, देखिए ऐसा होता है कि ये नया सोचते हैं मोदी जी की है। अब जब ये प्रधानमंत्री बने, पहले आपने देखा होगा इतने प्रधानमंत्री बने कभी किस तरह से सोचा नहीं गया। जी जी। और जब इस तरह के अवसर पर आप बुलाते हैं तो नेचुरली जो संबंध अच्छे हों या खराब हों, आमतौर पे आदमी कर्टसी में मना नहीं करता, बिल्कुल, है ना। जैसे आप किसी को बारात में, अपनी शादी में किसी को बुलाएं, जी जी, जन्मदिन को बुलाएं, तो नॉर्मली डे में आए या ना आए, लेकिन उस दिन अगर आप बुलाएंगे तो एक वो शिष्टाचार के नाते हो जाता है ना। तो मोदी जी को ये पता है कि भाई इससे चर्चा होगी, इससे मैसेज जाएगा बाहर, है ना। और उन्होंने जहां भी सेशल्स के भी राष्ट्रपति बुला लिए, जो एकदम पड़ोसी राज्यों में तो नहीं मान सकते आप उसको, अफ्रीकन देश है वो एक कोने में, लेकिन जहां पर भी उनको लगता है कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे जो देश हैं, और भूटान से तो हमारे संबंध अच्छे ही हैं, भूटान से भी आएंगे, तो वो मोदी जी ने पहले टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी उस आयोजन में, जैसे कहते हैं ना, 4 चांद लगाने के लिए विदेशी जो मेहमान हैं उनको भी बुलाया। आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने लॉन में शपथ ली। इस बार भी राष्ट्रपति भवन के बाहर बहुत बड़े स्तर पर अरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि अंदर उतने लोगों के बैठने की संभवतः जगह भी नहीं थी। अशोकाल में होता नॉर्मली जो राष्ट्रपति भवन, वो उसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। और लेकिन जो ज्यादा देखिए लोगों की रुचि रही वो ये रही कि जो पहला देखिए 14 और 19 की अगर आप तुलना करें, तो जो टॉप 4 मिनिस्ट्री होती हैं, रक्षा, वित्त, गृह, है ना, और विदेश मामले, उनमें अगर आप 14 और 19 की बात करेंगे तो 19 में सब बदल गए थे। बिल्कुल, विदेश मंत्री नए आ गए अचानक से, रक्षा मंत्री गृह मंत्री को बना दिया गया, बिल्कुल, अमित शाह नए आ गए तो वो गृह मंत्री बन गए, है ना। तो इस, और वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण आ गई, क्योंकि अरुण जेटली थे पहले टर्म। तो ये टॉप 4 जो हम बोलते हैं, ये 14 से 19 में बदले। इस बार जो अभी तक की संभावना है, क्योंकि जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनके मुताबिक शायद इसमें इस बार कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं हो रही, क्योंकि अगर अमित शाह मंत्री बन रहे हैं, मान लीजिए, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है फिर वो होम मिनिस्टर ही बनने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। वो उनको आप डिफेंस में आप शिफ्ट नहीं करोगे, या उनको आप वित्त में शिफ्ट नहीं करोगे, और तो टॉप 4 में ही रहेंगे, अगर मतलब अटकलें यही है ना। जबकि कल तक ये बहुत अटकलें थी कि शायद नायडू साहब को आपत्ति है गृह मंत्री बनने पर, लेकिन मैंने कल भी कहा था जगह पे कि मोदी जी शुरू में कम से कम कोई ऐसा सिग्नल नहीं देंगे कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, सही बात है, या वो बार्गेनिंग में आ रहे हैं, आप समझते हैं। तो वो अगर इन्होंने आज, बाद में वो चेंज हो तो अलग बात है, या ये बात चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान अमित शाह को रिप्लेस कर पाएंगे, तो क्या, लेकिन अगर वो तब होता जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए, अब वो थोड़ी संभावना कम लग रही। बल्कि मैं आपको बताऊं नासिर, आप भी बार बार देख रहे होंगे, मैं भी ध्यान से देख रहा हूँ, नड्डा साहब जो है वो बैठे हुए दिख नहीं रहे हैं। अगर वो होते तो पहली पंक्ति में होते, नो डाउट उनका नाम चल रहा है, लेकिन इस मीटिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो कम से कम मुझे नहीं दिखे, हो सकता है मुझे गलती लगी हो। बाकी सभी चेहरे जो है, निर्मला सीतारमण हो गए, राजनाथ जी हो गए, गडकरी जी हो गए, ये सब लोग हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं दिखे। तो आप इनका कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का कह रहे हैं सर? शिवराज चौहान दिख रहे हैं, शिवराज चौहान तो बैठे, नड्डा साहब का, नड्डा साहब जो है वो पहली पंक्ति में कम से कम बैठे हुए नहीं दिख रहे। जी। हो सकता है उनका नाम, चर्चा चल रही है, हम लोग भी जैसे मीडिया में आप लोगों के सुन रहे हैं कि नड्डा साहब मंत्री बन रहे हैं, वैसे भी मैंने बताया उनका 30 जून तक का कार्यकाल है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि शुरुआत में मोदी जी कम से कम कोई सिग्नल ये नहीं देना चाहते कि भाई उनपे दबाव काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, चंद्रबाबू नायडू जब जेल गए, तो उस समय ये बात चली, हालांकि राज्य की सरकार ने वो भेजा, लेकिन उसमें ये चला कि जीएसटी कोई रिपोर्ट थी जो केंद्र सरकार की तरफ से जाती है, उनके अधीन है वो जो वाला, तो उसको लेकर ये कहा जा रहा था, चर्चा चल रही थी कि शायद कुछ दबाव वो डालेंगे इस बात के लिए कि उनको ना बनाया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो टॉप 4 है इनमें इस बार देखिए, अब जयशंकर जी आ गए जी, अगर जयशंकर जी आ गए तो कम से कम कॉमन लॉजिक तो यही कहता है कि वो विदेश मंत्री ही बनेंगे, है ना। राजनाथ सिंह जी आ गए तो अब वो टॉप 4 से नीचे तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल। अमित शाह टॉप 4 से नीचे जाएंगे नहीं। लेकिन शायद वित्त मंत्री को लेकर थोड़ी चर्चाएं ज्यादा है कि यहाँ पर थोड़ा चेंजेस नजर आ सकता है वित्त मंत्री को लेकर। हो सकता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण को कॉमर्स में लगा सकते हैं। जी। बड़ी मंत्रालय है जो, अगर हम देखा जाए, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो मंत्रालय होते हैं,
तो कॉमर्स भी एक बड़ी मिनिस्ट्री है, ठीक है कॉर्पोरेट अफेयर, कंपनी अफेयर एक बड़ी मंत्रालय होता है, तो वो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ राजनाथ सिंह, अमित शाह और जयशंकर इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि विदेश मंत्रालय का उनका अनुभव है, जी जी तो ऐसा लगता है कि वो वहां पे रहेंगे, ऐसी संभावना है। बाकी शाम तक जैसे मैंने बताया, बिल्कुल कोई जो नाम आपको दिखे उनमें से भी कोई कट जाए, कोई जुड़ जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ भी हो सकता है। मैं आता हूं सर आपके पास। जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, अब किस हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है मंत्रियों को लेकर, और क्या कुछ इस तरह की जानकारी भी आई है कि कुछ पोर्टफोलियो को लेकर कहीं अंदर की खबर आई हो कि किसको क्या मिलने जा रहा है? देखिए नासिर, दर्शकों की जानकारी के लिए सबसे पहले हम ये बता दें कि हरियाणा से 3 प्रमुख जो सांसद हैं, 5 सांसद जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें से 3 को आज सुबह चाय पर बुलाया गया था। और ये चाय इसी बात को लेकर के अहम थी कि शाम को शपथ ग्रहण के अंदर इन सभी सांसदों को पहुंचना है। इसमें करनाल से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद थे। आप ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाया जा रहा है केंद्र के अंदर। इसी के साथ साथ राज्य मंत्री के तौर पर इंडिपेंडेंट चार्ज कृष्ण पाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह को दिया जाएगा। यानी अभी जो जानकारी है वो कैबिनेट में उन्हें जो है किस प्रकार से जगह दी जा रही है, इस बात को लेकर के निकल करके आ रही है, जिसमें करीब 9.5 साल का जो अनुभव है मनोहर लाल के पास, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें कैबिनेट में लिया जा रहा है। जबकि इंडिपेंडेंट चार्ज जो है राज्य मंत्री के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर को दिया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी सूत्रों से निकल करके आ रही है। और आप चर्चा भी कर रहे थे जिस तरीके से अभी नासिर, उस चर्चा में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जेपी नड्डा जो है वो प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, वहीं पर मौजूद है। इस सुबह जो चाय को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री अपना संबोधन जो है सभी चुनिंदा सांसदों के समक्ष दे रहे हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट वो वहां पर मौजूद भी है, लेकिन 30 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि अगर उन्हें केंद्र में लिया जाता है तो जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि कोई तब्दीली आने वाले समय में शिवराज चौहान के तौर पर या फिर और किसी दूसरे नाम के तौर पर देखने के लिए मिले। लेकिन वो तमाम तस्वीरें तभी मानी जाएंगी साफ जब 7:15 बजे आज राष्ट्रपति भवन में ये पूरा शपथ ग्रहण होगा, और उसमें अगर कोई इन नेताओं में से कोई वरिष्ठ नेता अगर शपथ लेते हुए नजर नहीं आता है तो उसकी दिशा जो है वो संगठन की ओर जाते हुए नजर आएगी। हालांकि इसको लेकर के अभी इंतजार करना होगा, लेकिन ये तमाम चीजें फिलहाल निकल करके आ रही है, जिसमें जो 5 में से 3 सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री होगा जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम अभी तक सामने आ रहा है सूत्रों से, और 2 राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज जो कृष्ण पाल गुर्जर और दूसरा राव इंद्रजीत सिंह का नाम निकल करके सामने आ रहा है। आपके पास कुछ जानकारी अनुराग ठाकुर जी को लेकर है कि क्या वो भी शामिल हो रहे हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो तस्वीरों में नजर नहीं आए, तो इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास हो? देखिए अभी अनुराग ठाकुर को लेकर के पूरे तौर पर स्पष्ट ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं इस बात से जरूर शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर सुबह इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। और इस वक्त अगर चाहे कोई किसी भी प्रकार की व्यस्तता माफी चाहेंगे हो, उसे नहीं टाला जा सकता इस कार्यक्रम में पहुंचने से। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक ये पूरे तौर पर स्पष्ट नहीं है और इसे ड्रॉप आउट के तौर पर ही देखा जा रहा है। मैं आता हूं जितेंद्र आपके पास, और गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गुरमीत जी, एक बात जो चल रही है, जितेंद्र ने वो क्लियर किया कि जेपी नड्डा जी ना प्रधानमंत्री जी के साथ थे प्रेसिडेंट के तौर पर। हाँ, तो इसमें एक चीज ये भी आ रही है कि डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अगर अमित शाह मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो वो गृह मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह होते हैं तो वो रक्षा मंत्री होंगे। वित्त मंत्री को लेकर थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है इस बार पीयूष गोयल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और आपको याद हो कि अभी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, स्टॉक शेयर मार्केट पर सवाल उठाए थे, तो पीयूष गोयल को भेजा गया था जवाब देने के लिए। लेकिन ऐसी क्या संभावना है? देखिए, ये तो वो चेहरे थे कि ये कहा जाता है कि जिन लोगों को चाय पर बुलाया वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त के लिए और जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा और जिस तरह से अपना प्रदर्शन अमित शाह करते नजर आए हैं संगठन के रूप में, तो ऐसी संभावना आपको कितनी नजर आती है कि अमित शाह हो सकता है कि फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं? ये बात काफी अटकलें लगाई जा रही थी। मैं तभी कह रहा हूँ कि 30 जून कोई बहुत दूर तो है नहीं जी। अगर उन्हें बनाना होता तो शायद वो आज नड्डा साहब को वो दिलवा के, क्योंकि देखिए
अब ये अच्छा हो गया, क्लियर हो गई। हम लोग तो असल में मंत्रियों वाली लाइन में देख हाँ, रहे थे, हाँ। वहां नड्डा साहब दिखे नहीं। जी। और जो स्क्रीन शॉट आ रहे थे वो मोदी जी बोलते हुए थे हाँ, और हाँ। सामने लोग दिख रहे थे। अब नड्डा साहब जो इधर बैठे हैं, वो ठीक है पार्टी के अध्यक्ष हैं, जी। इस नाते वो बैठे होंगे, लेकिन अब उसमें अगर आप देखें तो बाकी अध्यक्ष तो नहीं आए हुए पार्टियों के, हाँ। है ना। वो तो फिर बाकी लोग, बाकी पार्टियों के भी लोग मंत्री बनने वाले बैठे हैं। हम्म। तो ये देखना रोचक होगा। बात ये चल रही है नड्डा साहब की। देखिए, अगर नड्डा साहब भी मंत्री बन रहे हैं आज, और अमित शाह भी आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो फिर कोई और चेहरा होगा। औचित्य भी सही है। समझ नहीं आता, उसका कोई औचित्य नहीं। तो अगर अगर जैसे मैंने बताया, अच्छा भूपेंद्र यादव भी बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी बैठे हुए हैं, शिवराज चौहान भी बैठे हुए हैं। तो आफ्टर ऑल फिर और यही नाम चल रहे थे, मनोहर लाल जी का भी नाम चला था, वो भी बैठे हुए हैं। और मनोहर लाल जी ने तो कंफर्म भी किया कि उनको मंत्री, उन्होंने तो ये भी बताया 4 कार्ड मिले हैं। हम लोगों को भी पता लग गया कि परिवारजनों के लिए 4 कार्ड मिलते हैं जी। कुल मिला के 4 कार्ड, तो वो भी बताया उन्होंने। तो उनका तो पक्का है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कंफर्म कर दिया। लेकिन वही मैं बात कह रहा हूं, अगर ये 4 मंत्री ऊपर वाले हैं और उनमें अगर ज्यादा चेंज नहीं होता, तो फिर नेचुरली जो बाकी मंत्रालय हैं उनमें पेट्रोलियम हो गया, शहरी विकास है, रेलवेज है, आईटी है, ग्रामीण विकास है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है, ये बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जिनको हम ये माना जाता है। सरफेस ट्रांसपोर्ट है, अब नितिन गडकरी को क्या चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो क्या देंगे, है ना। तो ये सवाल है जो अब आज रात तक या कल सुबह तक, क्योंकि रात को जब वोट होगी 7 बजे, तो आप समझिए कि लेट नाइट या कल सुबह तक जो पोर्टफोलियो, क्योंकि देखिए मंत्रियों का तो क्लियर हो गया, अब कहानी सारी पोर्टफोलियो की है। क्योंकि अब शिवराज चौहान को आप क्या देते हैं, मनोहर लाल जी को आप क्या देते हैं, है ना। फिर जो एलआईसी से लल्लन सिंह आए हैं, और उधर नायडू साहब आए हैं जो तेलुगु देशम से 2 कैबिनेट आ रहे हैं, उनको आप क्या देते हैं, है ना। 2 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं उधर से भी, या 1 कैबिनेट तो आ रहे हैं और 1 स्टेट मिनिस्टर आ रहे हैं, मतलब 2 मंत्रियों के नाम तो आ ही गए। तो उनको अब निर्भर करेगा कि पोर्टफोलियो में क्या है। और जैसे मैंने कहा कि 14 और 19 में जो ये था कि पूरे के पूरे टॉप 4 बदल दिए थे, वो इस बार कम से कम होता हुआ अच्छा, नहीं एक सवाल में डॉक्टर साहब आपसे बहुत संक्षेप में अलायंस पार्टनर की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी को लेकर करना चाहता हूं मैं आपसे। जयंत चौधरी, इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और हरियाणा के भी बहुत सारे इलाकों में जाट नेता के तौर पर, चौधरी चरण सिंह के परिवार से आने के तौर पर उनका काफी नाम रहता है। उस दिन हम देख रहे थे जब एनडीए की बैठक हुई थी तो वो मंच पर नहीं थे, वो उसी एक तरीके से उन तमाम सांसदों के साथ थे जो वहां बैठे हुए थे, और भी नेता थे, जबकि चिराग पासवान शामिल थे, जीतन राम मांझी उसमें मौजूद थे। तो जयंत चौधरी को लेकर आपको क्या लग रहा है, कैबिनेट का दर्जा ही मिलेगा या फिर राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्या लगता है? कोशिश तो यही होगी कि वो कैबिनेट मंत्री बने, वो कोशिश यही करेंगे। और उस दिन जब वो नहीं बैठे थे, तब भी देखिए ऐसा था कि उनको जीतन राम मांझी की 1 सीट आई, लेकिन वो मुख्यमंत्री रह चुके पहले, ठीक, तो शायद इस वजह से। लेकिन उसमें अगर उस कैटेगरी की बात करें तो पवन जो बैठे थे आंध्र प्रदेश के एलाइज, उनकी भी 2 ही सीटें, आरएलडी की भी 2 सीटें, तो वो कहीं ना कहीं फ्लिप फ्लॉप हुआ। और उसको लेकर आपको मालूम है कि जो विपक्षी दल हैं उन्होंने तंज भी कसे थे उन पे। तो मुझे लगता है कि उनकी कोशिश तो यही होगी, हालांकि 2 ही एमपी उनके पास है जी, कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, कैबिनेट नहीं बने तो स्वतंत्र प्रभार के साथ तो पक्का ही बनेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं एक और बात बताऊं नासिर आपको, अगर मान लीजिए राव इंद्रजीत को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए और उनका पोर्टफोलियो ना बदला जाए, ठीक है, और दूसरी स्थिति है कि उनको राज्य मंत्री रहने दिया जाए स्वतंत्र प्रभार के साथ, है ना, और उनको कॉमर्स दे दें या उनको पावर दे दें जैसे आरके सिंह के पास थी शुरू में, या वो मच बेटर ऑप्शन है। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर बनके अगर आप खाद्य संस्करण के मंत्री रहेंगे, आपको याद होगा निर्मला सीतारमण पहले टेन्योर में स्टेट मिनिस्टर थी, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, कॉमर्स की थी, ठीक है जी। भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की अब है, पहले भी वो इंपॉर्टेंट रहे। कहने का भाव ये है कि पोर्टफोलियो पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक, अगर पोर्टफोलियो, आप कैबिनेट मिनिस्टर होके भी अगर आपको पोर्टफोलियो अच्छा नहीं दिया जाता तो उसका कोई अर्थ नहीं। एक और बात आपको बता दूं, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है जब, तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं और साथ में अगर स्टेट मिनिस्टर के इंडिपेंडेंट चार्ज अगर है और उसका एजेंडा है तो वो भी जाता है। ये सही है कि बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सारे जाते हैं, स्टेट मिनिस्टर नहीं जाते। मान लीजिए आप कैबिनेट मिनिस्टर हो फूड प्रोसेसिंग के और आपका कोई एजेंडा नहीं, फिर भी आप मीटिंग में जाएंगे, ठीक। तो कैबिनेट मिनिस्टर होने का अपना एक महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप डे टू डे वर्किंग में देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पोर्टफोलियो किसके पास कौन सा है। तो अगर मान लीजिए अब कैबिनेट मिनिस्टर बना के
आपको अगर मंत्रालय उतना अच्छा नहीं मिलता तो वो फिर उसका खास लाभ नहीं होता। तो ये सब अभी शाम तक देखेंगे। तो जयंत चौधरी की हम बात कर रहे थे। हाँ। जयंत चौधरी को मुझे लगता है अब या तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, और या फिर अगर स्टेट मिनिस्टर बनाएंगे तो इंडिपेंडेंट चार्ज तो मिनिमम बनाएंगे ही बनाएंगे। हालांकि वो उस हिसाब से उतने सीनियर नहीं माने जा सकते, क्योंकि पहले मंत्री नहीं रहे केंद्र में। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, हरियाणा में 3 मंत्री इस बार बनने जा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, और कृष्णपाल गुर्जर को भी स्वतंत्र प्रभार इस बार दिया जा सकता है। इस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। अगर हम हरियाणा के आने वाले चुनाव को देखें, विधानसभा के चुनाव को, और इस तरह की जो भूमिका नजर आ रही है, तो कितना महत्वपूर्ण साबित होता है और कितना दमदार ये लगता है बीजेपी के लिहाज से हरियाणा में आने वाले वक्त में प्रदर्शन करना विधानसभा चुनाव में, अगर हम क्षेत्रीय हिसाब से देखें या फिर जातीय समीकरणों के हिसाब से देखें? तो देखिए नासिर, जो लोग लगातार खबरें अभी तक देखते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के भी ये जानकारी जरूर देखी होगी। जब मुख्यमंत्री चेहरे का बदलाव हुआ था, गठबंधन टूटा था, उस दिन हमने स्पष्ट तौर से अपने दर्शकों को ये जानकारी देने का काम किया था कि जो है ओबीसी चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, और केवल नायब सैनी का नाम यहाँ पर रखा गया है। उस वक्त हमने एक बात और अपने दर्शकों को बताई थी कि नॉन गुर्जर, नॉन यादव, नॉन पंजाबी चेहरा जो है वो ये मान करके चला जाए कि वही प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, और नायब सैनी का नाम हमने बताया था उस वक्त अपने दर्शकों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिस पर मोहर भी लगते हुए नजर आई थी। और अब मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि उस वक्त हमने कहा था 12 तारीख को, ये नॉन गुर्जर, नॉन पंजाबी और नॉन यादव, ये तीनों वो नाम हैं जो अब कैबिनेट के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा से। इन तीनों नामों को अगर आप देखते हैं, मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से आते हैं, राव इंद्रजीत यादव समुदाय से हैं, और गुर्जर समुदाय से अगर हम बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर आते हैं। तो इन तीनों को कैबिनेट में लिया जा रहा है। एक बड़ा कार्ड यहाँ पर जो है हरियाणा के चुनावों को देखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि एक और जहां 4 MP हैं हिमाचल में, वहां से केवल एक ही व्यक्ति का नाम जो है केंद्र में जाने वाला है, जो कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है JP नड्डा, और हमने बताया कि अनुराग ठाकुर का नाम जो है उसमें नहीं है, यानी एक ही नाम वहां से होगा। लेकिन यहाँ 5 MP जीते हैं, उनमें से 3 को लिया जा रहा है। उसका मकसद हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जो आवफिजा है उसके अंदर पूरा एक माहौल बनाने को लेकर के यहाँ पर दिशा देखी जा रही है। और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अभी प्रदेश में दिया जाना है। अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही ये पद है। ऐसी स्थिति में जो दावा है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण या फिर बनिया समुदाय से जो है प्रदेश अध्यक्ष लाया जा सकता है। तो एक पूरी इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग जो है इसको लेकर के की जा रही है कि किस तरीके से सभी समाज के जो लोग हैं जो भाजपा के साथ डट करके खड़े हुए हैं, उनको पूरे तौर पर अपने पक्ष में किस प्रकार से लाया जा सकता है। इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं कद को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि 6 बार के सांसद, 6ठी बार जीत करके राव इंद्रजीत सिंह आए हैं। कृष्णपाल गुर्जर की भी हैट्रिक है। मनोहर लाल करीब 9.5 साल, यानी 2 बार प्रदेश में सरकार चलाने के बाद अब तीसरी बार अगर हम बात करें तो सांसद बने हैं। तो अपने आप में इनका अपना भी एक वेट जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार साल 2014 के बाद इनका जो राजनीतिक करियर है देखने के लिए मिल रहा है। और राव इंद्रजीत की बात करते हैं तो 1977 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस में भी वो अलग अलग पदों पर भी रहे, और सांसद और मंत्री पिछली सरकारों में भी कांग्रेस के अंदर देखने के लिए वो मिले थे। तो ये कहा जा सकता है, एक और जहां सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा जा रहा है, तो वहीं इन नेताओं का कद भी देखा जा रहा है कि अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव और सीनियरिटी इनके पास है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक माहौल बनाया जाए, और लगातार लोगों के बीच में, खासतौर से गरीब वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, और जो BPL परिवार है उनके बीच में, और जो OBC वर्ग जो है उसके साथ साथ जो किस तरीके से पूरी सोशल इंजीनियरिंग की जाए कि आने वाले समय में जो मैसेज इस बार कांग्रेस की तरफ से दिया गया था संविधान को खत्म करने का या संविधान बचाने को लेकर के, उन तमाम बातों को किस तरीके से आने वाले समय में हरियाणा के जो जब चुनाव होंगे उसमें किस प्रकार से जवाब दिया जा सके, इस पूरी रणनीति के साथ ये पूरी तैयारी की जा रही है। अच्छा डॉक्टर गुरमीत जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की तस्वीर इस तरह से नजर आ रही है सारी चीजें, लेकिन इस सबके बीच जो TDP है और JDU है, इन्होंने कह तो दिया है कि हर तरह से साथ निभाएंगे और जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें साथ नजर आएंगे। लेकिन आपने भी जिक्र किया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी सामने नहीं आया, तो वो किस तरह से आएगा वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। PM मोदी के लिए अगर उनके पास, बीजेपी के पास ये जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात की जाए, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वो रहते हैं,
एक स्पीकर पर भी आकर काफी चर्चाएं चली थी और बहुत महत्वपूर्ण पद होता है स्पीकर का, उसको लेकर चर्चाएं चली थी कि टीडीपी ने मांग की है। तेलुगु देशम की तरफ से पहले भी इस भूमिका में पार्टी रह चुकी है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि ये चर्चाएं सिर्फ ऐसे ही चल रही थी या कहीं ना कहीं कोई बात थी तभी ये लोगों के सामने आई थी? नहीं, देखिए, कोई भी बात बिना चर्चा तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे होती है, तभी बातें चलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए मानेगी नहीं फिलहाल। जैसे मैंने कहा कि शुरुआती चरण में मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अभी आंध्रा और बिहार दोनों, क्योंकि देखिए आंध्रा को तो अभी अपनी कैपिटल के लिए भी मदद चाहिए, और मोदी जी उस समय बनारस से मिट्टी उट्टी ले गए थे जब उसका इनॉग्रेशन चंद्रबाबू नायडू ने करवाया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब ज्यादा उम्मीद करेंगे केंद्र से, क्योंकि आंध्रा को ये लगता है कि जब तेलंगाना बना तो जो हैदराबाद भी उनके पास चला गया और मेजर सोर्स जो था इनकम का वो उनके पास नहीं रहा। तो वो अलग राजधानी बनवाने में, आप जानते ही हैं कि बिहार और आंध्रा दोनों से ये डिमांड आ रही है स्पेशल स्टेटस की। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो लोग डिप्टी स्पीकर का जरूर हो सकता है पोस्ट वो ऑफर कर सकते हैं उनको, लेकिन स्पीकर में अभी मुझे संभावना कम नजर आती है, और टॉप 4 में भी संभावना कम नजर आती है क्योंकि सारे मंत्री ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए उनका जो मुझे लगता है जो ज्यादा जोर इस चरण में होगा वो ये होगा कि वो राज्य के लिए अधिक से अधिक मदद ले पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज में अगर उनके जैसे अब 2 मंत्री बन रहे हैं तो वो उनको वहां पर उनको अच्छे मंत्रालय मिल जाए जिससे राज्य में अधिक काम हो पाए। इसी तरह से और उनका जो ज्यादा जोर है मुझे लगता है वो अभी, क्योंकि उन्होंने शपथ लेनी है नासिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, और अभी उनका फोकस संभवतः, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का खुद आंध्रा पे ही रहेगा और नीतीश कुमार जी भी बिहार में मुख्यमंत्री अभी हैं, है ना। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर और कई चीजों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका भी ज्यादा जोर मुझे लगता है अभी बिहार पे है। तो उस वजह से बहुत ज्यादा समस्या, कम से कम ये वाला साल है 24 का। और जैसे मैंने बताया अभी विधानसभा चुनाव आएंगे सामने, तो वो बीजेपी के लिए खासतौर पे झारखंड में भी, महाराष्ट्र में तो अलायंस ही है, और हरियाणा में तो आप समझिए अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तो वो उस पर ज्यादा जोर रहेगा और उसके नतीजों के मुताबिक आगे फिर अगर कोई फेरबदल होगा। और वैसे भी देखिए दिक्कत वो जब करेंगे, मान लीजिए उन्हें दिक्कत इस बात की भी हो कि हमें स्पीकर नहीं दिया या इस बात की हो कि हमें रेलवे नहीं दिया सपोज, तो भी वो ये नहीं कहेंगे कि हमें रेलवे नहीं दिया इसलिए हम नाराज हैं। वो नेचुरली किसी मुद्दे की तलाश करेंगे, चाहे वो कास्ट सेंसस की बात हो, या वो आरक्षण की बात हो, या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो। कम से कम जाहिर तौर पर अंदर खाते चाहे कोई भी बात हो, वो किसी मुद्दे का इंतजार करेंगे अगर उन्हें कोई नाराजगी है भी तो। और वो क्योंकि आज की तारीख में अगर वो अलग होते हैं, वो इस बात पे थोड़ी अलग हो जाएंगे कि हमें स्पीकर का पोस्ट नहीं दिया, या हमें रेलवे मंत्री नहीं बनाया, या हमें गृह मंत्री नहीं बनाया। जाहिर सी बात है अभी तो सरकार शुरू हुई है और होनी है, बल्कि आज शाम के बाद ओथ होगी, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगी कल मोस्ट लाइकली, और फिर मंत्री अपना मुहूर्त निकाल के जाएंगे। कोई 2-2 दिन बाद भी शपथ लेगा, है ना। कोई पहले तो लोग नाराज होते कि हिम्मत नहीं होती थी तो लोग शपथ ले लेते थे, लेकिन कई जो सरकारें होती है गठबंधन की, उनमें ये भी होता है कि जब पोर्टफोलियो मिलता है तो आदमी 3-3, 4-4 दिन जाता ही नहीं है अपना विरोध जताने के लिए। इस बार वो देखना पड़ेगा, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब ये ज्यादा वो होगा। क्योंकि अभी जो मंत्री बनने, देखिए उन्होंने जयंत चौधरी को बनाना ही था, उन्हें तो अठावले जी को भी बना दिया जो शेर व शायरी करते हैं, हालांकि उनका एमपी नहीं है कोई, राज्यसभा में है, वो महाराष्ट्र से जो आते हैं। और बाकी लोगों को भी जो था, जो सरकारों ने, जो अब लल्लन सिंह का चुनाव मोदी जी ने थोड़ी किया, वो तो नेचुरली नीतीश कुमार ने नाम दिए, है ना, नायडू साहब ने अपने 2 नाम दिए, उस तरीके से जो एलाइज से नाम लेके उन्होंने मंत्री बना लिए। लेकिन अब जो है आने वाले टाइम पे जब कोई पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, उसके बाद ये देखना होगा कि वो मंत्री जो है एलाइज हैं वो संतुष्ट है नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा कि जयंत चौधरी जो हैं, अगर उनको कैबिनेट नहीं बनाया जाता और मान लीजिए मिनिस्टर स्टेट बना दिया जाता, तो निश्चित ही मुझे ये बिल्कुल पक्का है कि वो असंतुष्ट होंगे। बिल्कुल। तो ये आने वाले समय में थोड़ा हमें समय देखना पड़ेगा। हाँ, मोदी जी अपनी तरफ से कम लोगों में ये मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि वो किसी भी लिहाज से कमजोर हैं। ठीक है सर, मजबूर प्रधानमंत्री। मैं सर बहुत संक्षेप में आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या
अभी ऐसा ही लग रहा है कि जो अलाइज पार्टनर्स हैं उनमें मंत्रालयों को लेकर, विभागों को लेकर कोई किसी ने अपनी ख्वाहिश नहीं जताई हो कि अभी बस हमारे इतने मंत्री हैं जी, इनको मंत्री बना दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। ये देखिए, मैंने पहले ही कहा मंत्रालय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि वो ये कहेंगे मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद कि हमें जो भी काम मिला है हम पूरी लगन से करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है ना। हर मंत्रालय महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की बातें, बयान ऐसे ही आएंगे। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, और देखिए मान लीजिए अनुराग ठाकुर मंत्री बनते हैं, नहीं वो तो शाम को क्लियर होगा। ठीक। अगर आप ये कहो कि नहीं जी, वो बयान तो यही देंगे कि हम कार्यकर्ता हैं, हमें जहां प्रधानमंत्री जी लगाएंगे वहां हम काम करेंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, एक मानवीय स्वभाव है, अगर कोई मंत्री नहीं बनता उसे अंदर से तो दुख होता ही है। बिल्कुल, वो कहे या ना कहे, वो अगली बारी का इंतजार करता है, या उसे लगता है कि अब क्या फायदा है। लेकिन हर आदमी जो राजनीति में आता है, नितिन गडकरी ने बड़ा अच्छा एक बार कहा था कि जो मंत्री आता है, जो विधायक बनता है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री बन जाता है वो इस बात पे दुखी है कि वो पोर्टफोलियो से अच्छा नहीं मिला। जिसे पोर्टफोलियो अच्छा मिल जाता है वो सोचता है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता। एक बार मैं उनकी देख रहा था, कोई रील या कुछ थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो जो भी आदमी राजनीति में आया है, अब आप कहिए मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो वो नेचुरली चाहते थे कि वो केंद्र में मंत्री बन जाए। उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, नासिर, बहुत पुराना, उसमें वो ये कह रहे थे मैं खाली नहीं रह सकता। ठीक। वो पूरा अपना इतिहास बता रहे थे, उसमें बता रहे थे कि भाई मैं खाली नहीं रह सकता। तो इधर मुख्यमंत्री पद से हटाया, चुनाव लड़े, अब मंत्री बन गए। अच्छा, बड़ी रोचक बात है, कई लोग ये कह रहे हैं, जो सुपर सीएम कह रहे हैं कि अब खट्टर साहब को अगर मंत्रालय मिल जाएगा और अगर कोई अच्छा मंत्रालय मिला तो शायद अब वो बिजी हो जाएंगे, तो नायब सिंह सैनी जो है उनको भी थोड़ा स्वतंत्रता मिलेगी। जी ठीक है सर, मैं आता हूं। और सर एक और मैं बात आपसे पूछूंगा, जितेंद्र भी हमारे साथ हैं, कुछ और अहम जानकारी के साथ। जितेंद्र, हम कुछ और नाम भी थे जिसमें हरियाणा की हम बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट की डॉक्टर गुरमीत ने कहा कि हरियाणा का स्ट्राइक रेट इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि 5 सांसदों में से 3 मंत्री बनने जा रहे हैं और उन तीनों में भी भारी भरकम उनको पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, कैबिनेट रैंक दी जा रही है, स्वतंत्र प्रभार दोनों को दी जा रही है। तो ये हरियाणा के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक सवाल पर अगर आप भी प्रतिक्रिया देना चाहें कि कुछ ऐसे नाम भी, चाहे वो बिहार की राजनीति से हो, जैसे रविशंकर प्रसाद हैं जो पिछली सरकारों में मंत्री थे, फिर उनको बीच में हटा दिया गया, अब वो फिर से जीत कर आए, लेकिन इस बार भी उनका नाम नहीं चल रहा। तो इस तरह के नामों को लेकर किस तरह की चर्चाएं होती है, राजनीति में इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, जहां तक नामों को लेकर के चर्चा की बात की जाए, ये पूरे तौर पर तमाम जो समीकरण हैं उनको देखते हुए नाम जो तय किए जाते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, हरियाणा का चुनाव है तो सबसे बड़ा समीकरण यही है कि यहाँ पर किस तरीके से जो राजनीतिक समीकरणों को साधा जाए और इस प्रकार के लोगों को जगह दी जाए। आपको याद होगा जब राविंदरजीत सिंह 4 जून को जब नतीजे आए थे, उसके बाद अपने समर्थकों के बीच जब खड़े हुए थे तो उनका ये कहना था कि दक्षिण हरियाणा ही प्रदेश में सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और ये सिर्फ भाजपा के समय नहीं है, जब कांग्रेस में थे राविंदरजीत सिंह तब भी ये भूमिका इसी प्रकार की दक्षिण हरियाणा की रही है। ऐसी स्थिति में फरीदाबाद और गुरुग्राम को मजबूत करना बहुत आवश्यक है भाजपा के लिए। इस बात को भाजपा जानती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 3 मंत्री पहली बार रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें, राविंदरजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया रहे हैं 3 मंत्री के तौर पर। इससे पहले ये दोनों मंत्री राविंदरजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जो मंत्री हैं वो रहे हैं इस 10 साल की मोदी सरकार को ही अगर हम बात करें। अब मोदी 3.0 के अंदर भी इसी प्रकार से 3 मंत्री देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि अलग अलग समय पर अलग अलग समीकरण साधने की कोशिश जो है वो जरूर रही है। अगर हम बात करें, इससे पहले जब स्थिति थी उस वक्त जाट आंदोलन का माहौल था, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो पार्टी में आते हैं, उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री के तौर पर लिया जाता है। रतनलाल कटारिया को भी इसी तरीके से जो एससी वोट है उसको ध्यान में रखते हुए और नजदीकियां जो हैं प्रधानमंत्री से उनकी रही थी, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए उनको भी कैबिनेट के अंदर लिया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी 3 मंत्री रहे हैं। और जहां तक हरियाणा की अब हम बात करें तो आगे चुनावी, लेकिन जितेंद्र, इसमें बड़ी बात यह है कि वो 3 मंत्री जब रहे तो हरियाणा के पास सभी 10 सीटें थीं। हरियाणा में सभी 10 सीटें बीजेपी के पास थीं और इस बार 5 सीटों की कमी हुई है पूरी। तो ऐसे मायने में बहुत मायने रखता है स्ट्राइक रेट के हिसाब से जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीती हैं बीजेपी ने और 4 मंत्री वहां से आ रहे हैं इस वक्त। जितेंद्र, हाँ
देखिए बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उस हिसाब से, रेशो के हिसाब से अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठीक ये बनता है, लेकिन जातीय समीकरणों के हिसाब से जो ये तमाम बातों को साधा जाता है। हालांकि ऑन कैमरा कभी भी इस बात को राजनीतिक लोग कहते नजर नहीं आते, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिपीटेशन कहीं भी नहीं मिलेगा कि एक ही जाति समुदाय से आने वाले जो लोग हैं वो एक ही स्टेट और एक ही जाति से आने वाले हों। इस तरीके का रिपीटेशन शायद ही कहीं अपवाद होगा इस तरीके से कहीं देखने के लिए मिले, और उसके पीछे का कोई ठोस कारण भी जरूर रहा होगा। लेकिन इस तरीके से तमाम चीजें नहीं होती, क्योंकि आने वाले जो समीकरण हैं उन्हें साधने का काम यहां पर जरूर किया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसले किए जाते हैं। जहां तक बात की जाए, बिल्कुल हूबहू पहले जैसी सरकार होगी तो उसके अंदर कुछ तब्दीलियां जो है वो जरूर देखने के लिए मिलती हैं। हमने देखा कि हमारे प्रदेश के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी जब गठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, मनोहर सरकार 1 में किस तरीके से तस्वीर थी, मनोहर सरकार 2 जो गठबंधन की रही उसके अंदर क्या तस्वीर थी, और नायब सैनी सरकार में भी हमने देखा कि किस तरीके से तब्दीलियां हुई हैं। कुछ एक चेहरे ऐसे होते हैं, शुरुआती कुछ टॉप चेहरे होते हैं, वो संख्या के आधार पर हैं कि कितने संख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश में मंत्री बन सकते हैं। इसी आधार पर जो है केंद्र की राजनीति के अंदर भी एक संख्या जो है वो तय होती है, उसी आधार पर मंत्री बनते हैं। कुछ एक चेहरे जो विश्वास पात्र होते हैं, जो वाकई जिनमें कैबिनेट की एक ठोस सलाह की आवश्यकता होती है समय समय पर, उन तमाम मंत्रियों को उसके अंदर एक स्थायी जगह दी जाती है। बाकी तब्दीलियां जो है वो समय अनुसार और समीकरणों के अनुसार ये तब्दीलियां होती रहती है। जिस तरीके से हमने हिमाचल में भी देखा, अनुराग ठाकुर की भी हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा को कैबिनेट में अगर लिया जाएगा तो 4 जहां पर कुल हैं ही 4 MP, वहां से 2 लोगों को अगर लिया जाएगा तो बाकी जगह जो है वो शेयर उतना शायद ना हो पाए। उस बात को ध्यान में रखा जाएगा, और वहां पहले भी जो है कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में वहां इतना ज्यादा समीकरणों को नहीं साधने की फिलहाल कोशिश की जा रही है जितना हरियाणा में आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर गुरमीत आपसे है। राव इंद्रजीत का जिक्र चल रहा था डॉक्टर साहब, तो राव इंद्रजीत पहले भी मंत्री रहे, कांग्रेस के वक्त में भी मंत्री रहे, बीजेपी के वक्त में भी मंत्री रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनके पास पहले भी था। जाहिर सी बात है कि इंसान की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या इस बार राव इंद्रजीत जो लगातार चुनाव जीतते नजर आए, 6 बार के सांसद हैं वो, और तीसरी बार लगातार उन्होंने भी चुनाव जीता है मोदी जब से बीजेपी में आए हैं, तो क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे पूरी तरह अगर उनको कैबिनेट का इस बार दर्जा नहीं मिलता है? और उनका बयान काफी चर्चाओं में था जिसका जिक्र कर रहे थे जितेंद्र, शायद आपने सुना हो कि दक्षिण हरियाणा को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा इस बार। नहीं, निश्चित ही देखिए, एक तो मैं जो आप बिहार का पूछ रहे थे, रविशंकर प्रसाद के साथ साथ राजीव प्रताप रूडी भी एक बहुत तेज तर्रार नेता है। लेकिन बिहार में समस्या ये है कि एक तो एलाइज से भी लेने पड़े काफी ना, जेडीयू से लेना पड़ा, वो मांझी जी को लेना पड़ा, चिराग पासवान को लेना पड़ा, 3 तो यही पार्टनर ही हो गए, तीनों से मंत्री आ गए, तो शायद ये सब रीजन रही होगी। वैसे राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद पहले भी आउट ऑफ फेवर थे अगर देखा जाए मोदी जी की नजर में। तो राजीव रूडी तो आपको मालूम है पायलट भी हैं, वो प्रोफेशनल, उनका वायरल हो रहा है आजकल, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है उनका। हाँ तभी मैंने कहा। अब जो आप इंद्रजीत जी की बात कर रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है कि इस बार वो कैबिनेट मिनिस्टर का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और एक और बात मैं बताऊं आपको, कुछ जाता नहीं है सरकारों का, आफ्टरऑल जो मंत्रियों की लिमिट है ना नासिर जी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 70 मंत्री बनाने हैं तो आपको 35 राज्य बनाने। ठीक, उसमें आप चाहे तो 70 भी कैबिनेट बना लें, वो मंत्री होने चाहिए। तो अगर राव इंद्रजीत को प्रमोट करते हैं, और इस बार देखिए वो एक टफ मुकाबले में जीत के निकले राज बब्बर के उसमें, और काफी उनका मुकाबला खड़ा था, इवन कुशल गुर्जर ज्यादा टफ था। तो अगर उनको प्रमोट किया जाता है तो क्योंकि देखिए अहिरवाल में उनका प्रभाव तो माना ही जाता है, ये स्पष्ट है, और उसके मद्देनजर, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उन्हें कोई अच्छा महकमा दिया जाता है, वो डिपेंड करेगा काफी हद तक वो उससे संतुष्ट होते हैं नहीं। लेकिन अगर उन्हें इसी तरह से रखा जाए तो कि भाई जिस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं उसी पे करते रहिए, तो मंत्री का भी एक सुविधा तो होती है, बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रमोशन की उम्मीद तो कर ही रहे होंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरमीत जी, बहुत गहराई के साथ इस पूरे विश्लेषण के लिए आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जो सांसद मंत्री बनने जा रहे हैं या फिर और भी कई वरिष्ठ नेता, उनका कहना क्या है, उनका भी बयान लगातार सामने आया है, तो वो भी आपको सुनाते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था
और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मंत्री तो सभी जो बीजेपी के हैं और सभी जो इंडिया के अलायंस पार्टनर है उनके सभी के मंत्री उधर है। तो मतलब आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का जो शपथ हो रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। I think this is history being created today. Prime Minister Modi ji taking oath for the third time post 1962, the first Prime Minister to get this opportunity. And as he always says, he is a Pradhan Sevak and will continue to work in the interest of the country, nation building being the most important priority, coupled with progressive good governance. I'm glad that the NDA and all its allies have reposed faith in the most charismatic, hardworking, honest Prime Minister we have seen in the history of India. Sonia Gandhi in Parliament. What moral defeat? What moral defeat is Sonia Gandhi talking about? The vote share of the Bharatiya Janata Party stays the same and has increased in so many places. 240 as a number is more than the cumulative performance of the Congress in 3 general elections and is more than the India Alliance and all its ally partners. So I think that they must think about soul searching and moral defeat and accept it with grace, because Prime Minister Modi नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री आज तीसरी बार शपथ लेंगे। उनके साथ मोदी मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी शपथ लेंगे। किस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है, जो बनेगा, आज मोदी मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, हरियाणा से 3 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बात करने के लिए हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है, कितनी बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए, एनजी के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? ये ऐतिहासिक क्षण है कि भारत की जनता ने तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए वोट किया और आज जो है वो ओथ लेने जा रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल का निर्माण भी करेंगे। और हरियाणा के लिए विशेष तौर पर खुशी का मौका है कि छोटे से प्रदेश से 3 मंत्री जो है उन्होंने अपने टीम में शामिल किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सर, जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन बार बार इस बात पर सवाल खड़े कर रहा है कि इस बार अकेली बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, सरकार लंबी नहीं चलेगी, बैसाखियों के सहारे पर सरकार चलेगी। एनडीए ने चुनाव लड़ा था, पिछली सरकार भी एनडीए की थी, उससे पहले की सरकार भी 2014 की भी एनडीए की थी। विपक्ष को तो हताशा है कि वो इस आधे आंकड़े से बहुत दूर रहते हैं हमेशा, और उनको इस खुशी के क्षण में बधाई दे करके और सेरेमनी में शामिल होकर के और भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। जिस तरह की हताशा की बात वो बोल रहे हैं, ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए अच्छा नहीं है।
हरियाणा के लिहाज से देखिए, मनोहर लाल साहब, राव साहब, कृष्णपाल गुर्जर जी, तीन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 5 सांसद प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजे, उनमें से 3 मंत्री बनेंगे। ये कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे मंत्री यहाँ बैठेंगे तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हरियाणा को ज़्यादा मिलेगा और हरियाणा के लिए एक शुभ संकेत है। 3 जिम्मेदार मंत्री, बड़े मंत्री हमें मिलने वाले हैं, तो इससे निश्चित तौर पर हरियाणा को लाभ मिलेगा। क्योंकि सर हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने, विधानसभा चुनाव के लिहाज से कोई फायदा भी मिलेगा कि 3 सांसदों को केंद्र में मंत्री पद मिल रहा है? विधानसभा चुनाव में फायदा मिले ना मिले, हमें जो फायदा लेना है विकास की योजनाओं में लेना है। केंद्र की योजनाएं जो हैं वो हमें हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। केंद्र से जो भाग होंगे उसकी योजनाएं हम लेके आएंगे और हरियाणा के जो मंत्री होंगे तो हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, प्रधानमंत्री साहब आज ओथ ले लेंगे, क्या लगता है सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? जो बोल्ड फैसले मोदी साहब लेते थे, जो मजबूती से फैसले लेते थे, इस बार भी वो दिखाई देगा? 2029 में भी जीतेंगे मोदी जी, एनडीए की सरकार फिर बनेगी। कार्यकाल पर किसी को शक है ही नहीं कि सोशल मीडिया के द्वारा जो विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं, इन चीज़ों में कोई दम नहीं है। बहुत मजबूत सरकार है और एनडीए की सरकार है। एनडीए ने मिलजुल करके मैंडेट लिया है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, देखिए दलाल साहब का कहना है कि जो एनडीए सरकार होगी मजबूती से सरकार चलेगी। वहीं हरियाणा के 3 सांसदों के केंद्र में मंत्री बनने से प्रदेश को काफी फायदा मिलेगा। कैमरामैन लक्ष्य के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, दिल्ली। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि उनको तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते हुए हम लोग साक्षी बन रहे हैं और यह अवसर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से देश ही नहीं दुनिया वाकिफ है और उनका योग्य नेतृत्व इस बात के लिए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि आने वाला कल भारत के लिए सुनहरा है। आने वाले कल में उनके नेतृत्व में जनता के सहयोग से भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना है। विभाग कोई नहीं, जो विभाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। पता नहीं आप किस समाधान की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में है। एनडीए है, एनडीए था, एनडीए रहेगा। राहुल गांधी से नहीं पूछे, उन्होंने वो कहते थे 100 सीटें नहीं मिलेगी। अपने 10 साल में 99 नहीं पार कर पाए, पहले उनसे तो पूछ लीजिए। काम करना है यार, काम करने के लिए मंत्री बनाया जाता है। आज मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर एक नया इतिहास बन रहा है कि आजादी के इतिहास में 60 वर्षों के बाद तीसरी बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अगर कोई बना रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज शपथ लेंगे। पूरा देश, 140 करोड़ जनता, भाजपा का एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ आज इस आनंद के वातावरण में इस आनंद का पर्व मना रहा है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज शपथ ले रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन सभी सांसद भाइयों को भी जो देश के, मध्य प्रदेश के, जो आज कैबिनेट के अंदर शपथ लेंगे, उनको भी बहुत। आज शाम को पीएम मोदी एक बार फिर से पीएम की शपथ लेंगे। सभी जो कैबिनेट है हरियाणा सरकार की वो दिल्ली पहुंच चुकी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी मौजूद हैं। एक बार फिर पीएम मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। सर, एनडीए की सरकार बनी है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तो ये एक बहुत ही खुशी का आज दिन है और देशवासियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बन रहे हैं और उनका इतना अनुभव जो पिछले 10 साल में उन्होंने देश को आगे बढ़ाया और जन कल्याण के कार्य किए और देश पूरे विश्व के अंदर देश का नाम रोशन किया, तो आज हमें बड़ी खुशी है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। सर, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर और राव साहब तीनों को मोदी कैबिनेट में शामिल होने का ये मौका मिल रहा है। काफ़ी बड़ा क्षण हरियाणा के लिए, क्योंकि 5 सांसद जीत कर आए हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मनोहर लाल जी को, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको मोदी सरकार में मंत्री पद का जगह मिली है। और ये हरियाणा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आगे 2-3 महीने बाद हरियाणा में चुनाव भी विधानसभा के होने वाले हैं और इससे पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा और जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ भी प्रदेश को मिलेगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सर, एनडीए की सरकार बन गई है, पर पीएम मोदी जिस तरीके से अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अब तमाम जो घटक दल हैं वो एनडीए के साथ हैं, तो अब क्या लगता है कि जो वो बड़े फैसले ले पाते थे वो इस सरकार में ले पाएंगे? देखो, सभी के सहयोग से राष्ट्र हित में जो भी फैसले होंगे वो लेंगे, क्योंकि हर जो हमारा एनडीए के जो घटक है वो भी राष्ट्र हित में सोचेंगे और जो भी देश के लिए उचित फैसले होंगे उसमें एनडीए के जितने भी घटक वो सहयोग करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल सर, हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हरियाणा को मिलने जा रहे हैं। केंद्र की योजनाएं विकास में 4 चांद तो हरियाणा में लगेंगे, पर इलेक्शन से पहले इसका कितना इफेक्ट आप हरियाणा में देखेंगे? देखो, बिल्कुल जब 3-3 मंत्री हरियाणा प्रदेश को मिल रहे हैं केंद्र के अंदर, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, जो कि दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ देर बाद पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। खबरें अभी तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि 3 मंत्री हरियाणा को मिलने जा रहे हैं। ये एक गौरव का पल है और इसका जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को तो गति से आगे बढ़ाने का इस कार्यकाल में काम करेगी। उनके नेतृत्व में हरियाणा को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल की आज जो वो ऐतिहासिक इस देश के अंदर लगातार कंटिन्यूटी में बड़े बहुमत के साथ शपथ ले रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के 3 सांसद केंद्रीय मंत्री बनेंगे, कैसे दिखते हैं सर? मनोहर लाल जी, कृष्णपाल गुर्जर साहब, राव साहब 3 मंत्री बनेंगे सर। 3 सांसद मंत्री बनने वाले हैं हमारे। ये शाम को बताएंगे जब शपथ लेंगे उसके बाद। लगातार आप खबर अभी तक पर देख रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और सिर्फ 3 घंटे बचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पीएम मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट में 63 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, निर्मला सीतारमण, जयशंकर प्रसाद, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, एस जयशंकर, सीआर पाटिल, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, जयंत चौधरी, शिवराज सिंह चौहान और भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और भी कई बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हैं या फिर एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एस जयशंकर, किरेन रिजिजू, रामदास अठावले, नित्यानंद राय, ये सभी मंत्री बनाए जाएंगे।
केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका केसी मलकानिया जी, खबरें अभी तक पर। सर, किस तरह से देखते हैं जो इस वक्त एक तस्वीर निकलकर सामने आई है मंत्रिमंडल की कि ये लोग मंत्री बनने वाले, अलग अलग राज्यों पर और खासतौर से हरियाणा पर आप किस तरह से अपना विजन रखेंगे, अपना विचार रखेंगे? देखो, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी, और इस बार जो है वो भाजपा को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, गठबंधन की सरकार बन रही है। इससे पहले भी गठबंधन की सरकार रही है, परंतु भाजपा को पूर्ण बहुमत होता था लोकसभा में। अब इस बार उनको जो उनके सहयोगी दल हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा और उन पर निर्भर होना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हो गई, जो सहयोगी दल हैं उनका दबाव भी रहेगा। तो इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है उसमें जो प्रमुख पुराने मंत्री रहे हैं उनको करीब करीब सभी को ले लिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनको जो मंत्रिमंडल में अच्छा स्थान मिलने की संभावना है। मनोहर लाल खट्टर जी संगठन मंत्री रहे हैं, भाजपा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और मोदी जी के काफ़ी नज़दीक हैं। मोदी जी के साथ अन्य स्टेटों में भी उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। उनके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह जो पहले भी मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है और 5वीं 6वीं बार वो मंत्री बन रहे हैं, एमपी बने हैं। तो उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, विशाल हरियाणा पार्टी से थे। और कृष्ण जो गुज्जर जी हैं वो भी पहले मंत्री हैं और मंत्री रहे हैं और इस बार भी मंत्री में मंडल में लिया जा रहा है। तो हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भी जीती थी, उससे पहले 7 सीटें भारतीय जनता के पार्टी के पास थी। परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी झटका लगा है और उसकी सीटें 10 से कम होकर 5 रह गई, यानी 50% का लॉस उनको लोकसभा सीटों में हुआ है। तो इससे जो है आने वाले 3 महीनों के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। तो जो मंत्रिमंडल में फार्मूला रखा गया था करीब करीब तो 4 एमपी के पीछे 1 मंत्री का था। तो जो घटक दल हैं 7 के मंत्री बने हैं उनमें से उस फार्मूले को आगे रखा गया है। परंतु हरियाणा में जो है वो 10 एमपी होते हैं टोटल, उनमें से 1/3 के करीब जो है वो जा रहे हैं मंत्रिमंडल में। परंतु भाजपा के मात्र 5 मंत्री हैं, उनमें 5 एमपी हैं, उनमें से 3 मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि आने वाले 3 मास में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में भाजपा का वोट जो प्रतिशत जो कम हुआ है, सीटें घटी है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की जो है वो सीटें बढ़ी है। कांग्रेस की पिछली बार बिल्कुल 0 सीट थी, इस बार वो 5 सीटें लेने में कामयाब रहे हैं, मतलब 50% से भी ऊपर गया है, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और हुड्डा जी का कद भी बढ़ा है। हुड्डा ने केंद्र से अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को टिकटें दिलवाई हैं और उनको जिताया भी है। और जो इससे पहले जो दूसरा गुट था किरण चौधरी, शैलजा और सुरजेवाला गुट, उन्होंने काफ़ी जोर लगाया, पर मात्र 1 टिकट उन्हें मिली है शैलजा की, और शैलजा पहले भी केंद्र में मंत्री रही है और कांग्रेस अध्यक्ष रही है, तो वो अपनी सीट निकालने में कामयाब रही है। परंतु हुड्डा जी जो हैं उन्होंने 4 संसद अपने जिताए हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी टिकट वितरण में उनका ऊपर हाथ रहेगा और उनका कद जो है वो बड़ा है और आने वाले विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा चेहरा भाजपा अध्यक्ष के रूप में लाना पड़ेगा जो विधानसभा चुनाव जिता सके और सभी समीकरणों को साध सके, किसान आंदोलन को भी का जो लोगों में नाराजगी है उसे भी दूर कर सके, जाट आंदोलन किया है, कर्मचारियों में असंतुष्टि रही है, उनके आंदोलन चलते रहे, आंगनबाड़ी का चलता रहा, कुछ सरपंचों में भी खटास रही है, तो उन सब को दूर करके चलता रहे करे और सबको साथ लेकर चले। इसके साथ साथ जो नायब सिंह सैनी जी हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो सांसद से हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, वो विधानसभा चुनाव करनाल से जीत कर आए हैं। उनके पास 3 महीने का टाइम है, उन्होंने 50,000 नौकरी देने का वायदा किया और भी कई वायदे किए हैं, काम कर रहे हैं। उनके पास 3
3 महीने 4 महीने काम करने का समय है। अगर मनोहर लाल जी होते और इस समय का उपयोग करते तो लोग कहते कि आप 9 साढ़े 9 साल इसके पहले भी रहे तो उस समय काम का क्यों नहीं किया, अब आप चुनावों के नज़दीक काम कर रहे हैं। परंतु नायब सिंह सैनी जी कह सकते हैं कि मैं अब आया हूं और मैं काम कर रहा हूं और मैं काम करूंगा और देश को प्रगति के पथ पर ले जाऊंगा, युवाओं को रोजगार भी दूंगा, जो लोगों में असंतुष्ट है किसानों की समस्या को भी हल करूंगा और जो कर्मचारियों की समस्या उनको भी हल करूंगा। ये तो सर आपने हरियाणा के पस मंजर में सारी बातें बता दी हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने एक बात कही कि जो एनडीए की सरकार में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, दबाव रहेगा सहयोगी दलों का, खासतौर से टीडीपी और जेडीयू पार्टियों का। किस तरह का दबाव रह सकता है और वो कौन सी बातें हैं जो आने वाले वक्त में पीएम मोदी को इन सहयोगी दलों की तरफ से परेशान कर सकती हैं? हालांकि दोनों ही पार्टियों ने और जो भी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर तरह से साथ देंगे। देखो, मोदी जी जो हैं वो पहले संगठन करता थे जी, और वो कहीं भी एमएलए एमपी वगैरह नहीं रहे थे, परंतु उन्हें वाजपेयी जी ने एकदम गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह सरकार चलाई। हालांकि उस समय रेलवे जलाने की दुर्घटना भी हुई और भी हुई और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि आप राजधर्म निभाएं, किसी का पक्षपात न करें। उसके बाद अमित शाह पर भी केस चले और भी कुछ हुआ, परंतु उन्होंने सरकार बढ़िया चलाई और वो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। इस बार केंद्र में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो तीसरी बार लगातार बने हैं, क्योंकि जवाहरलाल जी तो प्रथम प्रधानमंत्री थे और अपने अंतिम काल तक वो प्रधानमंत्री रहे। परंतु जो ये प्रधानमंत्री हैं इनका कार्यकाल जो है वो बहुत शानदार रहा और इन्होंने काम किया। परंतु इस बार नारा दिया था मोदी जी ने कि 400 पार, ये एक टारगेट था और लोगों को आशाएं थी। हरियाणा में भी और देश में भी ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता जो भाजपा का था ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्हें लगा कि मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे, मोदी ने बहुत काम किया है और उस आधार पर हम जीत जाएंगे। जहाँ तक आपने दबाव की बात करी, दबाव होता है, जैसे अब नीतीश जी हैं या नायडू जी हैं तो उनका सहयोग है, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि आप काम करो, हम 5 साल तक आपके साथ रहेंगे और आपके साथ काम करके सरकार चलाएंगे। परंतु जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है या मंत्रिमंडल में भी अपने विभागों का रहेगा, उसके बाद अपने अपने क्षेत्र में अपने राज्य में काम कराने का जो है वो दबाव रहता है। परंतु मोदी जी इन दबावों को से निपटने के लिए कामयाब होंगे और उन्होंने काम किया है, संगठन काम किया है, उन्होंने पूरे देश में यात्रा की है, पूरा देश घूमा है, हर जगह संगठन बनाए हैं, हर जगह सरकारें बनाई है और सबके नब्ज को जानते हैं किस प्रकार का इनको चलाना है और किस तरह मंत्रिमंडल को चलाना है। इसलिए वो मान कर चलना चाहिए कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं। परंतु इससे पहले भी गठबंधन की सरकार रही, जब उनको पूर्ण बहुमत था भाजपा को, तब भी उन्होंने जो अपने संगठन के साथी थे उनको लेकर चले और उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसलिए हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को अच्छा नेतृत्व देंगे और उन्होंने 100 दिन का अपना जो एजेंडा है वो तैयार कर दिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के सबसे पहले जो संभावित मंत्री हैं उनके साथ चाय पार्टी भी विचार विमर्श किया और उनको सरकार के उद्देश्य बता दिया क्या काम करना है, कैसे सरकार चलानी है और अपने क्षेत्रों में कब कब रहना है, लोगों की समस्या को किस तरह जानना है और कैसे कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चलना है। कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं, काम हो, उन कामों को कराना है और प्रदेश में अपने क्षेत्र में सरकार और पार्टी के बीच समन्वय बनाना है। लगातार आपसे बात करता रहूंगा सर, और भी कई पहलू हैं बात करने के लिए, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जो नए मंत्री बनने जा रहे हैं या फिर बीजेपी के और भी नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना वो भी हम एक बार सुनाते हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको
अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मंत्री तो सभी जो बीजेपी के हैं और सभी जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है उनके सभी के मंत्री उधर है। तो मतलब आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का जो शपथ हो रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को में मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। I think this is history being created today. Prime Minister Modi ji taking oath for the third time post 1962, the first Prime Minister to get this opportunity. And as he always says, he is a Pradhan Sevak and will continue to work in the interest of the country, nation building being the most important priority, coupled with progressive good governance. I'm glad that the NDA and all its allies have reposed faith in the most charismatic, hard-working, honest Prime Minister we have seen in the history of India. Sonia Gandhi in Parliament. What moral defeat? What moral defeat is Sonia Gandhi talking about? The vote share of the Bharatiya Janata Party stays the same and has increased in so many places. 240 as a number is more than the cumulative performance of the Congress in 3 general elections and is more than the India Alliance and all its ally partners. So I think that they must think about soul searching and moral defeat and accept it with grace, because Prime Minister Modi